सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राकेश स्टडी ऑनलाइन। आज हम क्लास 10th के हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मोस्ट वीवीआई 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में आएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चलिए वीडियो को बिना समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है बताइए। तो इसका उत्तर दिया हुआ है, लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब जितना भी इस युग में व्यक्ति हैं, मानव प्रजाति हैं, वो हर कोई जाति का ही नाम लेते थे। तो वही बता रहे हैं अंबेडकर जी कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, सभी जातिवादी करते हैं, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। जो मतलब दलित परिवार के लोगों को होता था तो उन लोगों को वही नीचे वाला काम दिया जाता था। तो यही बता रहे हैं, भीमराव अंबेडकर जी कहना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? यहाँ आंसर लिखा हुआ है, जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? मतलब भीमराव अंबेडकर की जो लेखक है उनकी प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है, जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक अविभाजन नहीं करता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें 100% कह रहा हूँ कि इस 9 क्वेश्चन के आगे कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। इस 9 क्वेश्चन को एकदम रट लो, कैसे भी कर लो लेकिन रट लो भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर पढ़ते हैं। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? क्योंकि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मव्यता को बढ़ाने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में एक बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों कार्य करने में ना दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है? यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा का बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और व्यवस्था बस मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में न दिल ना लगे न दिमाग लगे, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं।
लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? यानी कि भीमराव अंबेडकर जी ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? अंबेडकर जी ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है: अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने यानी कि भीमराव अंबेडकर जी ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर जी अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखें। ठीक है, सबसे मेन टॉपिक का मेन क्वेश्चन, आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं। जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन और इनमें ऊंच नीच का भेद करती है। वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मना पेशा थोप देती है। मनुष्य की रुचि या रुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती। ऐसी हालात में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है, न कुशलता आती है, न श्रेष्ठ उत्पादन होता है। चूँकि व्यवस्था में ऊंच नीच होता रहता है, अतः जरूरी है पेशा बदलने का विकल्प। चूँकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल जाति प्रथा ही है। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होता है। इसमें अबाध संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह हिले मिले रहते हैं। इसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवनचर्या और सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में।